वन आज के इस वीडियो में एक प्रश्न हमारे पास आया था जो हमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा, स्पेशली क्लास 9th और क्लास 11th और खासकर सभी प्रकार के जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे जो है आप नीट किसी प्रकार के जो है साइंस वर्ग से तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक। अब ये टॉपिक आप जानेंगे तो खुद ही समझेंगे कि टॉपिक बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए चलिए समझते हैं आखिर आज का टॉपिक है क्या। तो क्वेश्चन है कि जंतुओं के 10 फाइलम के नाम लिखिए तथा प्रत्येक फाइलम का एक एक उदाहरण भी लिखिए। यानी जंतुओं के 10 फाइलम के नाम लिखने हैं और प्रत्येक फाइलम का एक एक उदाहरण लिखना। यहाँ से आप पूरे फाइलम को समझ सकते हैं। कौन सा फाइलम को संघ कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में? संघ। यानी कौन, आपसे बार बार ये प्रश्न बार बार दोहराया जाता है। आपसे पूछा जाता है बताओ अच्छा केचुआ किस संघ में आता है। आपसे पूछ लिया जाता अमीबा किस संघ का प्राणी है। आपसे पूछ लिया जाता है कि जैसे कि प्लाज्मोडियम या पैरामीशियम किस संघ का प्राणी है। आपसे मनुष्य किस संघ का प्राणी, ये भी तो क्वेश्चन आ जाता है। तो इन सारे प्रश्नों के जवाब आज हम इस एक सेपरेट वीडियो में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत तुरंत तुरंत, हम जानते हैं आप लोग चैनल को देख लेते रैंडमली वीडियो, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपको बताना चाहेंगे कि सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता मित्र, कोई चार्ज नहीं लगता है। और वीडियो को लाइक करने का भी कोई चार्ज नहीं लगता है। अगर कोई भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप स्टडी CBL क्लासेस पर निधड़क होकर के कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आपके हर टॉपिक की वीडियो आपको मिलेगी। ये साइंस वर्ग के विद्यार्थी, चाहे वो केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, चाहे वो बायोलॉजी का क्वेश्चन हो, चाहे वो साइंस से किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ठीक है। एक हमारा दूसरा भी चैनल आप सभी लोग जानते हैं, उसका नाम है लीगल 24 अड्डा। लीगल 24 अड्डा। जिन दोस्तों ने उस चैनल को भी सपोर्ट किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया लीगल 24 अड्डा को, तो वो भी सब्सक्राइब कर ले। वहाँ पे कानून विवादित, यानी आप कह सकते हैं कि लॉ की पूरी जानकारी वहाँ पे दी जा रही है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब करिए और वहाँ भी बने रहिए। ठीक है। तो जंतुओं के 10 फाइलम के नाम लिखे तथा प्रत्येक फाइलम का एक एक उदाहरण लिखाइए। अपने टॉपिक पर आते हैं। बस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले है कि पहला संघ जो हमने पढ़ना है वो है संघ प्रोटोजोआ, जो कि कभी भी आप पढ़ोगे तो ये पहला संघ आपका होगा, संघ प्रोटोजोआ। ये एक कोशिकीय सूक्ष्मदर्शी प्राणी होते हैं, यानी इनका पूरा का पूरा शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है और ये सूक्ष्मदर्शी प्राणी होते हैं, मतलब इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। समस्त जैविक क्रियाएं केवल एक ही कोशिका में संपन्न हो। जब पूरा का पूरा शरीर ही एक कोशिका से बना है तो पूरी जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका में क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। इनमें कायिक द्रव्य तथा जनन द्रव्य में भिन्नता होती है। इनमें कायिक द्रव्य, इनका जो कायिक द्रव्य होता है, मतलब जी आलैंगिक जनन जो प्राणी करते हैं उनके अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसे कायिक द्रव्य कहते हैं। तथा जनन द्रव्य जो होता है, जनन द्रव्य में भिन्नता होती है, यानी वो द्रव्य जो कि एक विकसित प्राणी के लक्षण को दर्शाते हैं उन्हें जनन द्रव्य कहते हैं। इनमें लक्षण होता है संघ। अब आपसे ये प्रश्न आता है कि संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत कौन कौन से प्राणी आते हैं, तो आप इसे नोट डाउन भी करते चल सकते हैं। आप अगर नोट डाउन करते चलिए। सबसे पहले तो संघ प्रोटोजोआ में अमीबा आता है, एंट अमीबा आता है, प्लाज्मोडियम आता है और पैरामीशियम आता है, यूग्लिना आता है, एक कोशिकीय प्राणी में। ठीक है। ये सभी प्राणी आते हैं। अब अमीबा के अंतर्गत अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सभी एक कोशिकीय प्राणी है, आपने पढ़ा है। पर अमीबा जो है ना, अमीबा की जैसे एंट अमीबा जो इसकी जो प्रजाति है वह रोगजनक होती है। कैसी होती है? रोगजनक होती है। प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया रोग को फैलाता है, यानी मादा एनाफ्लेज इसकी वाहक होती है। इससे कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो एंट अमीबा जैसे इसके अंतर्गत एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है, एंट अमीबा जिंजिवालिस है। ठीक है। और भी हैं जो कि मलेरिया रोग को क्या करते हैं, फैलाते हैं। तो प्लाज्मोडियम मैलेरी है। ठीक है। तो इस तरह से जो है प्लाज्मोडियम मैलेरी, प्लाज्मोडियम जो है जिंजिवालिस। ठीक है। तो ये अलग अलग हैं। ये एंट अमीबा से भी कई प्रकार के रोग होते हैं और प्लाज्मोडियम से भी कई प्रकार के रोग होते हैं।
तो प्लाज्मोडियम भी रोगजनक है और एंटमीबा भी क्या है, रोगजनक है। ये सभी एक कोशिकीय प्राणी, इस बात को याद रखिएगा। बस इतना याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम के कारण जो है होता है मलेरिया रोग, इसका वाहक होता है मादा एनाप्लिस, और एंटमीबा के कारण होता है कौन सा रोग, आप ये कह सकते हैं कि डायसेंट्री, जो पेचिस नामक रोग होता है वो एंटमीबा के कारण ही होता है। और एंटमीबा के कारण होता है ये दूषित भोजन जल आदि के कारण जो है मनुष्य के ब्लड में पहुंचता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला है संघ पोरीफेरा, जो कि हमारा दूसरा संघ होता है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं फाइलम पोरीफेरा। ये बहुकोशिकीय ऊतक विहीन छिद्रयुक्त स्थिर जीवधारी होते हैं। मतलब इनमें नाल तंत्र प्रणाली पाई जाती है। नाल तंत्र प्रणाली का मतलब इनका शरीर जो है खोखला स्पंजिल होता है, जिनमें पानी जाने के लिए ऑस्कुलम और ऑस्टिया नामक जो क्या होते हैं, तंत्र होते हैं। नाल तंत्र प्रणाली कहते हैं इसे। ऑस्कुलम से पानी अंदर जाता है और ऑस्टिया के माध्यम से, ऑस्कुलम से अंदर जाता है, छिद्रों के माध्यम से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ऑस्कुलम से अंदर जाना, ऑस्टिया से पानी बाहर निकल जाना। इनका शरीर खोखला होता है, जैसे कि एक पाइप होती है, उसी प्रकार से ये छोटे होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। इन्हें नाकों से देखा जा सकता है। ये बहुकोशिकीय ऊतक विहीन होते, इनमें ऊतक नहीं पाया जाता है। संपूर्ण शरीर अनेक कोशिकाओं से बना होता है। तो कोशिकाएं एक दूसरे से क्या होती हैं, अलग नहीं होती, इस कारण से ऊतक विहीन होता है। शरीर पूरा का पूरा छिद्रयुक्त होता है, स्थिर स्थिर जीवधारी होते हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं। किसी भी पत्थर को, लकड़ी के टुकड़े को आदि को जो है पकड़ कर क्या करते हैं, चिपके रहते, उसमें जीवन यापन करते हैं। जैविक क्रियाएं जो होती हैं नाल तंत्र द्वारा संपन्न होती हैं। इनमें जैविक क्रियाएं कैसे संपन्न होती हैं, नाल तंत्र द्वारा संपन्न। जैसे साइकन होता है, स्पॉन्जिला होता है, यूप्लेक्टेला होता है, स्पंज होता है, ये सभी संघ पोरीफेरा के क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। साइकन मैं चित्रवत तो नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन आप कहेंगे तो मैं चित्रवत भी आपको समझा दूंगा। या फिर साइकन का आप गूगल कर लीजिएगा, साइकन को चित्र आप देख लीजिएगा। स्पॉन्जिला है, यूप्लेक्टेला है। ठीक है, इसके अंतर्गत स्पंजी प्राणी आते हैं, मतलब जिनका शरीर जो है स्पंज की तरह होता है, सोक्ते की तरह होता है ना, उसी तरह का नाल तंत्र प्रणाली भी पाई जाती है, शरीर पर सोक्ते की तरह होता, तो स्पंजिल प्राणी इन्हें कहते हैं। ये संघ पोरीफेरा का क्या है, लक्षण है। उसके बाद तीसरा जो होता है, थर्ड, संघ सेलेंट्रेटा। संघ सेलेंट्रेटा ये बहुकोशिकीय ऊतक स्तरीय द्विस्तरीय जलीय जंतु हैं। इनमें विशिष्ट प्रकार की दंत कोशिकाएं पाई जाती हैं, दंत कोशिका पाई जाती है। सेलेंट्रेटा का नाम एक और है, ध्यान रखिएगा। संघ सेलेंट्रेटा को एक नाम से और जानते हैं, उसे दूसरा नाम इसका है संघ नाइडेरिया। क्या नाम है, नाइडेरिया। इसे कुछ लोग आपको उलझाने के लिए कहेंगे संघ सेलेंट्रेटा जानते हो, तो कहोगे हाँ, का इसके लक्षण बताओ। फिर कहेंगे संघ नाइडेरिया के लक्षण बताओ, तो आप कहोगे नाइडेरिया। तो मन में बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि नाइडेरिया अलग होता है और सेलेंट्रेटा अलग होता है, लेकिन आप अपनी जानकारी के लिए जानते रहिए, नाइडेरिया और सेलेंट्रेटा दोनों क्या हैं, इक्वल है, एक ही चीज़ है। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है। और ये बहुकोशिकीय होते हैं। शरीर पर इनके दंश कोशिकाएं होती है। दंश कोशिका क्या होती है, दंश कोशिका ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनके पास यदि इनका शिकार जाता है तो वो दग जाती हैं, मतलब होता है कोशिकाएं अटैक कर देती हैं। कांटे नुमा कोशिकाएं होती हैं जो अपने शिकार पर क्या करती हैं, अटैक करके धंस जाती हैं, और धंसने के बाद जो है शिकार को अचेत कर देती हैं, जिससे उस क्या होता है, उसका सेवन कर लेते हैं ये प्राणी। ठीक है, हाइड्रा आपने देखा हो, कुछ इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है, लेकिन ये हाइड्रा जरूर है, लेकिन हाइड्रा आप सोचते होंगे कि ये पेड़ है, मगर ये पेड़ नहीं है। ये क्या है, एक प्रकार का जो है प्राणी है। और इसके संपूर्ण इसके जो स्पर्शक होते हैं, इसको स्पर्शक बोलते हैं। इसके स्पर्शक पर अनेक दंश कोशिकाएं होती हैं, और ये दंश कोशिकाएं क्या करती हैं, शिकार को महसूस करती हैं, महसूस करके क्या करती हैं, उस पर अटैक कर देती हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत सबसे पहला प्राणी संघ नाइडेरिया सेलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है हाइड्रा, समुद्री एनीमोन, जेलीफिश और कोरल आदि। ठीक है, मैं हर चीज़ को बहुत डिटेल में लेकर चल रहा हूँ, थोड़ा सेशन लंबा जरूर होगा। 10 प्राणियों में इसमें सीमित लिखा है, लेकिन उसको ब्रीफ करना मेरा काम है, तो मैं करता चल रहा हूँ। फिर उसके बाद आते हैं चौथे संघ पे, संघ प्लेटीहेल्मिन्थीस। संघ प्लेटीहेल्मिन्थीस करा कि इसके अंतर्गत त्रिस्तरीय चपटे कृमि आते हैं। एकदम चिपटे 3 स्तरों का शरीर बना होगा, चपटा रहेगा बिल्कुल ना, कृमि आते हैं। ये देह गुहा परिसंचन तंत्र, यहाँ तक कि मनुष्य के जो है शरीर में, पशुओं के शरीर में, उनके आंत में कहते हैं, आंत में इंटेस्टाइन में चिपके हुए रहते हैं। खासकर जो है
छोटी आंत में क्या होते हैं, बड़ी आंत में, हाँ बड़ी आंत में चिपके हुए रहते हैं ये, और चिपके हुए तो वहीं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं मगर ये ज़्यादा घातक नहीं होते, ठीक है, ज़्यादा घातक नहीं होते हैं। और इनसे इनमें देह गुहा, परिसंचय तंत्र, श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र का अभाव होता है। मतलब ये मृत की तरह जो है पड़े रहते हैं शरीर में। ये यकृत कृमि हो सकते हैं, प्लेनेरिया हो सकते हैं, फीता कृमि हो सकते हैं, ठीक है। ये कृमि होते हैं, चपटे कृमि भी इन्हें कहा जाता है। ये ऐसे होते हैं, ठीक है। और रोगजनक कम होते हैं, रोगजनक कम। संघ निमेटोडा, संघ निमेटोडा ये त्रिस्तरीय द्विपार्श्वीय सममित आभासी देहगुहा वाले गोल कृमि होते हैं। ये थोड़े घातक होते हैं। आपने स्कैरिस का नाम सुना होगा, स्कैरिस का नाम नहीं सुना तो स्कैरिस को और भी समझा दें तो बच्चों का केचुआ कहा जाता है इसे। छोटे बच्चे जो है उनके मल के साथ जो केचुए गिरते हैं वो स्कैरिस होते हैं और कुछ नहीं होते। आप कहेंगे कि उनके पेट में केचुआ पहुंचता कैसे है। छोटे बच्चे जो है क्या खाते हैं, लगभग खेलते खेलते मिट्टी वगैरह खा लेते हैं, तो जो लार्वा है अंडे स्कैरिस के वो मिट्टी में पड़े रहते हैं, फिर वो अंदर जाते हैं जिससे आमाशय की जगह घुल जाते हैं। घुलने के बाद क्या हो जाते हैं, सारे वहाँ से स्कैरिस रिलीज हो जाते हैं। स्कैरिस जब रिलीज होते हैं तो वहाँ से क्या होता है, फिर वो प्राणी एक्टिव हो जाते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं। हाँ, इनका ज़्यादा पेट में हो जाना बहुत घातक है बच्चों के लिए। बच्चों का कह सकते हैं कि विकास रुक जाता है, कुपोषण हो जाता, पेट में दर्द होता, उल्टी दस्त आदि लक्षण आ जाते हैं। मगर वैसे तो जनरली ये उतने घातक नहीं होते हैं। लेकिन अगर इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है आमाशय में तो फिर तो ये घातक है ही है, ठीक है। कभी कभी इलाज के अभाव में ये किडनी यहाँ तक कि हार्ट को भेदते हुए जो है ब्रेन तक भी आ जाते हैं। तो मतलब इस बहुत जल्दी ये घातक नहीं होते हैं, धीरे धीरे घातक होते हैं। मगर इतने समय में लोग क्या करते हैं, इनका इलाज करा लेते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई समझते हैं। ये त्रिस्तरीय, इनका भी सही 3 स्तरीय मतलब 3 परतों से बना होता है। द्विपार्श्वीय सममित देह गुहा वाले गोल कृमि, ये गोल कृमि, वो चपटे थे, ये गोल कृमि है और इन्हें निमेटोडा कहते हैं और होते हैं ये। इसके अंतर्गत स्कैरिस आता है, उचेरिया आता है, पिनवर्म आता आदि। उचेरिया जो होता है, उचेरिया बैंक्रोफ्टाई जो होता है, इसके कारण जो रोग होता है, आपने फील पाँव या हाथी पाँव रोग का नाम सुना होगा। ये रोग जो है उचेरिया के कारण होता है, ठीक है। तो उचेरिया स्कैरिस के कारण बच्चों में जो है केचुआ पड़ना जो और आप कहते हैं वो रोग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद संघ एनिलिडा आ जाता है, 6वां है संघ एनिलिडा। एनिलिडा में चलते हैं तो एनिलिडा सबसे फेमस संघ, इसके बारे में बार बार आपके सामने क्वेश्चन आता है और ये इसलिए भी आता है, मैं आपके बताता हूँ आपको कि ये त्रिस्तरीय का शरीर होता है, द्विपार्श्वीय वास्तविक देह गुहा वाले समखंडों में विभक्त होता है। इनके शरीर जो है कई खंडों में छोटे 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 खंडों में क्या होते हैं, विभक्त होते हैं, ठीक है। और आगे पीछे आगे इनके प्रचलन के लिए में सूक पाए जाते हैं, चूसक होते हैं और पैरापोडिया पाए जाते हैं। पार्श्वपाद मतलब होता है पिछले पैरों के स्थान पर पैरापोडिया होता है, चूसक आगे मुख पर चूसक होता है, द्वारा ये होता है ये केचुआ। इसके अंदर केचुआ आता है। नेरिस, नेरिस मतलब आप समझते हैं जो गोंजर होते हैं ना उसको नेरिस कहते हैं। जोंक आती है आदि इसके अंतर्गत आ जाते हैं। आप समझते हैं कि ये एनिलिडा के बारे में बार बार क्वेश्चन क्यों करता है। जनरली देखिए प्राणी जो है कह सकते हैं कि लैंगिक लक्षण वाले प्राणी होते हैं, वह तो एक या तो वह जो एक लिंगी होते हैं या द्वैलिंगी होते हैं। लेकिन जो केचुआ होता है ना, केचुआ जिसको केचुआ उभयलिंगी होता है। क्या होता है, उभयलिंगी मतलब वो मेल और फीमेल दोनों की भूमिका अदा कर सकता है एक ही केचुआ, ठीक है। इसके शरीर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं। इस कारण से संघ एनिलिडा एक फेमस संघ। इसके अंतर्गत केचुआ आती है, जोंक आती है, जोंक, गोजर आ जाता है कभी कभी, गोजर नहीं आप कह सकते हैं, नेरीस कहते हैं। ये दूसरी चीज़ है, जैसे आपने गाँव में से गेरुड़ के नाम से जानते हैं। गेरुड़ जो ऐसे ऐसे गोल सा लिपटा रहता है, छूने के बाद उसका जो शरीर है कड़ा होता है, बहुत सारे पैर होते हैं उसके पास और वो भागता है। खासकर बरसात के समय में ज़्यादा निकल के कहीं गोल से कहीं बैठे रहेंगे, आप उन्हें देखते हैं शरीर जो है उनकी उनके शरीर में जो है क्या होता है, काइटिन होता है जो चमकती उनकी शरीर आपने देखा होगा, हल्के भूरे रंग या लाल रंग में होते हैं, छोटे छोटे गोल गोल, उसको ही कहते हैं नेरिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जोंक संघ आर्थ्रोपोडा, बड़ा फेमस संघ है ये संघ आर्थ्रोपोडा। आपसे मैं 2 प्रश्न पूछूंगा और दोनों प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। जो पूरा सेशन
पहली बात तो सेशन को अधूरा मत छोड़ा करिए, सेशन को पूरा देखा करिए, तभी आप जो है सारी बातें समझ पाएंगे। ठीक है, सेशन के बीच में आपसे कई प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सारे प्रश्नों के जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में लिखा करिए। हम तक वो प्रश्न पहुंचते हैं तो हम समझते हैं कि आप हम चैनल पर कितने एक्टिव हैं, कितने एक्टिव नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में एक प्रश्न जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, मैं उसे पूछूंगा, और संघ का डेटा के बारे में भी एक प्रश्न मेरे पास है, दोनों मैं पूछूंगा। तो अभी मैं आपसे पूछता हूँ कुछ देर बाद, लेकिन सबसे पहले संघ आर्थ्रोपोडा जानते हैं। ये त्रिस्तरीय द्विपार्श्वीय संधियुक्त उपांगों वाले जंतु हैं। संधियुक्त मतलब होते हैं इनके शरीर आपस में जुड़े होते हैं और सारे उपांग इनके विकसित होते हैं। ऊपरी अंग इनमें खुले प्रकार का रुधिर परिसंचय तंत्र पाया जाता है। खुले प्रकार का रुधिर परिसंचय तंत्र क्या होता है और बंद प्रकार का रुधिर परिसंचय तंत्र क्या होता है आपको बता दूं। बस इतना याद रखिएगा, जिन प्राणियों के शरीर के नसों में खून बहता, नसों में खून बहता, स्पेशली उनके लिए धमनी सिरा होता है, उन्हें हम बंद प्रकार का रुधिर परिसंचय वाला प्राणी कहते हैं। और जिनके पास नसें नहीं होती हैं, शरीर पूरा का पूरा, शरीर में ही कहीं भी रक्त भरा हुआ है पूरे शरीर में, उन्हें कहते हैं खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण वाला प्राणी। जैसे मनुष्य से आप पूछा जाए तो मनुष्य के शरीर में एक हमारा जो है परिसंचरण तंत्र विकसित है, हमारे पास धमनी है, हमारे पास सिरा है, हमारे नसों में रक्त बहता है, मगर इनके पास कोई नस नहीं होती। पूरा शरीर में ऊपर से लेकर नीचे तक क्या होता है, बिना किसी नस के ही जो है क्या भरा रहता है, रक्त भरा रहता है। जहाँ पे रक्त भरा रहता है उसे खुले प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जहाँ पे कोई नस यानी वेन्स, यानी जहाँ पे मैं शब्द इस्तेमाल करूँ नस ताकि आप समझ जाएं, वैसे वाहिनी कहते हैं उसे। जहाँ पे वाहिनियों का सिस्टम नहीं है वहाँ पे खुले प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र है, और जहाँ पे स्पेशली वाहिनियों का सिस्टम है उसे बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र है। जैसे हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में स्पेशली धमनी है, सिरा है, तो ये बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र तथा संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं, जैसे कॉकरोच, झींगा, पैलीमोन, केकड़ा, कॉर्सिकर कहते इसे, और बिच्छू लेप्निमस, इनके वैज्ञानिक नाम है मक्खी मस्का। ठीक है, और कीड़े मकोड़ों का संघ है ये आर्थ्रोपोडा। और आपको बताना है कि संपूर्ण जितने मैंने 9 संघ बताए हैं, 9 संघ में 10 संघ पढ़ाऊंगा, इसमें 10 या 11 संघ भी पढ़ा सकता हूँ। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा संघ है जिसमें सबसे अधिक जो है जंतु पाए जाते हैं, यानी सबसे अधिक जंतुओं वाला संघ कौन सा है। मेरा फिर से प्रश्न सुनिएगा, सबसे अधिक जीवों वाला संघ कौन सा है। पूरे के पूरे जो है संघ में सबसे अधिक जीवों वाला संघ कौन सा, कौन सा ऐसा संघ जिसमें सबसे अधिक जीव पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये त्रिस्तरीय पार्श्विक संधि उपांगों वाले जंतु हैं। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र तथा संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं, जैसे काकरोच हो गया, झींगा हो गया, पैलीमोन हो गया, केकड़ा हो गया, कार्सिनस हो गया, बिच्छू हो गया, पैलेस्निमस हो गया, मक्खी हो गया, मस्का हो गया। ठीक है, ये जो है ये पहली बात तो ये कांकरोच झींगा का ये वैज्ञानिक नाम है, केकड़ा का वैज्ञानिक नाम ये है, बिच्छू का वैज्ञानिक नाम ये है, और जो है मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। तो यहाँ पे इनके नाम भी हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे प्राणी जो आपको चींटी, चींटा, जो भी आपको रेंगते हुए जितने भी प्राणी नजर आते हैं ना, सब संघ आर्थ्रोपोडा के ही प्रोडक्ट हैं, सॉरी प्राणी है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। संघ मोलस्का शब्द जब भी आपके दिमाग में आए तो समझ जाइएगा, मोलस्का एक ऐसे प्राणी के बारे में बात की जा रही है जिसका शरीर कठोर कैल्शियम से ढका हुआ है। अब ये मत समझ जाए कि मैं केचुआ की बात कर रहा हूँ, मैं कछुआ की बात नहीं कर रहा हूँ, टॉर्टाइल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कछुआ जो है वो संघ कार्योडेटा का प्राणी है। ठीक है, मोलस्का के अंतर्गत वे प्राणी आते हैं जिनके शरीर पर कठोर कवच होती है और द्विपार्श्विक शरीर होता है, देह गुहा बहुत कम होती इनमें, शरीर प्रवार तथा कवच से ढका होता है, कठोर कैल्शियम के सेल से क्या होता है, ढका होता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है, इनमें भी खुले प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया, तो मतलब रक्त को प्रवाहित होने के लिए नसों की कोई व्यवस्था नहीं होती है, वैसे ही रक्त पूरे शरीर में दौड़ता रहता है। इसके अंतर्गत घोंघा यानी पाइला आता है, सीप यानी यूनियो आता है, ऑक्टोपस आता है। ठीक है, ये सभी जो है संघ मोलस्का के अंदर, घोंघा, सीपी, ठीक है, सीप और ऑक्टोपस, ये सभी कौन से संघ के प्राणी हैं। ऑक्टोपस भी याद रखिएगा, ये सब मोलस्का संघ के क्या हैं, प्राणी हैं। ठीक है, अब उसके बाद है 9वां संघ है संघ इकाइनोडर्मेटा। हमसे 10 पूछा है, 9वें हम आ चुके हैं। संघ इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत जब भी इकाइनोडर्मेटा शब्द लो
नाम, तो आप समझो कि इसके अंतर्गत एक प्राणी बहुत फेमस प्राणी है जिसको आप कहते हो स्टार फिश। क्या कहते हो? स्टार फिश। कुछ फिगर इस प्रकार से आपने देखा होगा स्टार फिश का। तो ये स्टार फिश जो है ये आती है संघीकरण डर्मेटा में। इन जंतुओं में त्वचा कांटों में आच्छादित होती है, मतलब इनके जो त्वचा होती है इन पे कांटे छोटे छोटे पाए जाते हैं। ये समुद्री होते हैं। नालपाद नालिकाकार जो इनके पैर होते हैं सहायक होते हैं चलने के लिए। शरीर में विशिष्ट जल संवहन तंत्र पाया जाता है, मतलब जल शरीर में जाने के लिए या निकलने के लिए विशेष तंत्र पाया जाता है, जैसे तारा मछली, स्टार फिश जिसका चित्र अभी मैंने आपको बताया था। इसका वैज्ञानिक नाम है एस्टेरियास। उसके बाद ब्रिटल स्टार भी है। एंटीडोन जिसका वैज्ञानिक नाम है। समुद्री खीरा, होलोथ्यूरियम कहते हैं इसे। और समुद्री अर्चिन, इकाइनस, ये सभी जो है इकाइनोडर्मेटा के क्या हैं? सदस्य हैं। ठीक है। सबसे पहले स्टार फिश है, उसके बाद ब्रिटल स्टार है, समुद्री खीरा है और फिर समुद्री अर्चिन है। ये सभी इकाइनोडर्मेटा संघ के क्या हैं? प्राणी हैं। 10वां संघ प्रोटोकार्डेटा। कार्डेटा भी हम आपको बताएंगे कि प्रोटोकार्डेटा जानिए। प्रोटोकार्डेटा इन संघ के जंतुओं के जीवन किसी न किसी अवस्था में नोटोकार्ड अवश्य पाया जाता है, मतलब रीढ़ की हड्डी अवश्य पाई जाती है। ये समुद्री होते हैं, जैसे हार्डमानिया इसके अंतर्गत, एम्फियाक्सिस है और वेलेनोग्लासस है। इन सभी के चित्र आप जो है नेट पे सर्च करके देख लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है। तो ये वेलेनोग्लासस कहीं ना कहीं जीवन की किसी अवस्था में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। फिर 11वां संघ है संघ वर्टिब्रेटा। संघ वर्टिब्रेटा क्या है? इन जंतुओं में वास्तविक कशेरुक दंड तथा कंकाल तंत्र विकसित, यानी इनके रीढ़ की हड्डी और इनका कंकाल तंत्र पूरा जो है क्या होता है? इन जंतुओं का विकसित होता है। पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु, ग्रासनीय क्लोम दरारें पाई जाती हैं। सांस लेने के लिए क्लोम दरारें होती हैं। अधर हृदय बंद प्रकार का उद्दीपन तंत्र होता है, यानी हृदय कुछ विकसित होता है। बंद प्रकार का रुधिर तंत्र पाया जाता है। यकृत निवाहिका तंत्र आदि लक्षण पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है? मत्स्य मछलियाँ आती हैं, उभयचर प्राणी आते हैं, सरीसृप आते हैं तथा कुछ प्रकार के स्तनी भी आ जाते हैं। स्तनी मतलब जो बच्चे देते हैं और दूध पिलाते हैं, ऐसे प्राणियों को स्तनी कहा जाता है। सरीसृप का मतलब होता है वे प्राणी जो रेंग कर चलते हैं। ठीक है। धरती पर रेंग कर चलते हैं, ऐसे प्राणियों को सरीसृप कहा जाता है। उभयचर प्राणी वे प्राणी होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और कहाँ पर? जमीन यानी स्थल पर भी रह सकते हैं। ऐसे तो आप मत्स्य तो जानते ही हैं, पक्षी भी जानते हैं। आइए एक क्वेश्चन और आया था, इसी के साथ हमने इंक्लूड कर दिया है क्वेश्चन नंबर 2 कि ताकि आपको संघ कार्डेटा के बारे में भी, यानी हमारे बारे में भी कम नॉलेज था, यानी मनुष्य के बारे में कम नॉलेज था, इसलिए हमने जो है इस क्वेश्चन को भी उठा लिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप हो उस पर शेयर जरूर करिएगा। क्वेश्चन ये कहता है कि स्तनी वर्ग के प्रमुख लक्षण लिखिए। स्तनियों के उपवर्गों का उल्लेख करते हुए विशिष्ट लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। स्तनी वर्ग के प्रमुख लक्षण लिखिए। स्तनियों के उपवर्गों का उल्लेख, स्तनी वर्ग का लक्षण भी बताना है, उसके उपवर्गों का उल्लेख करते हुए विशिष्ट लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। स्तनी वर्ग के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? पहला है इनकी त्वचा शुष्क ग्रंथिल तथा बाल युक्त होती है। ग्रंथिल होती है, बाल युक्त होती है। त्वचा में दुग्ध ग्रंथियाँ, मतलब दूध की ग्रंथियाँ, श्वेत ग्रंथियाँ, पसीने की ग्रंथियाँ, तैल ग्रंथियाँ, तैलीय ग्रंथियाँ आदि पाई जाती हैं। इसके अंतर्गत मनुष्य एक उदाहरण हो सकता है। दुग्ध ग्रंथियाँ भी होती हैं, श्वेत मतलब पसीना भी निकलता है और तैलीय मतलब ठंडियों में आपको एहसास होता है कि हमारी त्वचाएं कैसी हो जाती हैं? तैलीय हो जाती हैं। मनुष्य भी इसका एक उदाहरण हो सकता है, क्योंकि उसमें भी दुग्ध ग्रंथियाँ होती हैं, श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं, तैल ग्रंथियाँ होती हैं, ये सारी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और दूसरा जो लक्षण है, इनमें बाह्य कर्ण पल्लव पाया, तो मतलब जो बाह्य कर्ण पल्लव का मतलब कान जो होता है बाहर की तरफ होता है। जो हमारा कान जो लोग पकड़ के खींचते हैं बच्चों का, वो कर्ण पल्लव कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण पल्लव पाया जाता है। ठीक है। और तीसरा जो है, जबड़ों में विषम दंती दांत पाए जाते हैं। विषम दंती का मतलब होता है जीवन में 2 बार दांत उगते हैं। जो विषम दंती दांत ऐसे दांत को कहते हैं जो जीवन में 2 बार, एक बार दूध के दांत जमते हैं जो गिर जाते हैं, फिर उसके बाद जो है अस्थाई दांत आते हैं। ठीक है। दांत के बारे में हमने वीडियो बनाई है,
दांत क्या है, दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत के बारे में पूरा नॉलेज आप जाकर के इस चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं और ये समतापी होते हैं, मतलब होता है कि इस तापमान के अनुसार अपने शरीर को क्या करते हैं, परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं थोड़ा बहुत। ग्रीवा में 7 कशेरुकाएँ होती, जो गर्दन की हड्डी होती है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 हड्डी होती है, उसके बाद रीढ़ की हड्डी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो 7 कशेरुकी पाई जाती हैं। और अगला जो 6वां है, ये जरायुज होते हैं। कैसे होते हैं? जरायुज का मतलब होता है कि ये बच्चे देते हैं और बच्चों को दूध पिलाते हैं। अंडायुज का मतलब क्या होता है? मतलब जो अंडे देते हैं अपने अंडों और जो है अंडों को सेते हैं जिससे चूजे निकलते हैं। लेकिन बड़ी बात ये है कि जरायुज होते हैं यहाँ पर। जरायुज का मतलब होता है कि ये बच्चे देने वाले होते हैं। अब है स्तनी वर्ग के प्राणियों के दो उपवर्गों में बाँटते हैं। जो स्तनी वर्ग के प्राणी उनको 2 उपवर्गों में बाँटते हैं। पहला है प्रोटोथीरिया। स्तनी वर्ग के जो प्राणी हैं उनको 2 उपवर्गों में बाँटते हैं। पहला प्रोटोथीरिया और दूसरा है थीरिया। तो जानते हैं प्रोटोथीरिया क्या है? नंबर 1, ये अंडज स्तनी होते हैं, मतलब ये अंडे भी देते हैं, ठीक है, और अंडे भी देते हैं और बच्चे भी देते हैं, ठीक है। और जो इनके अंडे होते हैं कवच तथा पीत युक्त होते हैं, मतलब कठोर कैल्शियम कवच में बंद होते हैं और बीच में पीली जर्दी जो आप अंडों में देखते हैं मुर्गी के, ऐसे जो है पीत युक्त भी होते हैं। दूसरा पॉइंट, ये आंशिक समतापी होते हैं, मतलब थोड़ा बहुत शरीर को अपने टेम्परेचर के अनुसार ढाल पाते हैं, ठीक है। इनमें दुग्ध ग्रंथियाँ श्वेत ग्रंथियाँ की तरह खुलती हैं। जो दुग्ध ग्रंथियाँ हैं जैसे हमारी पसीने ग्रंथियाँ, वैसे श्वेत ग्रंथियों की तरह खुलती हैं। इनमें चूचुक नहीं पाए जाते, मतलब जो होता है निपल्स जिन्हें कहते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। और यह जो है श्वेत ग्रंथियाँ की तरह ही दुग्ध ग्रंथियाँ भी खुलती हैं। और बाह्य कर्ण पल्लव का अभाव होता है, इनमें बाह्य कर्ण पल्लव नहीं पाया जाता, मतलब इनके कान अंदर की तरफ होते हैं, बाहर की तरफ कर्ण पल्लव नहीं पाया जाता। जैसे एकेडिना, यानी एकेडिना अपने बच्चों को दूध भी पिलाता है और अंडे भी देता है, इस बात को याद रखिएगा। फिर इसके बाद दूसरा जो इसमें है, करा के स्तनी वर्ग के प्राणी 2 उपवर्गों में बांट देते हैं। पहला प्रोटोथीरिया आपने जान लिया, अब यूथीरिया जानते हैं। तो यूथीरिया जो होता है, थीरिया यूथ यानी थीरिया, ये जरायुज होते हैं, मतलब ये बच्चे पैदा करते हैं। और कर्ण पल्लव बाहर की तरफ होता है, कान बाहर की तरफ होता है कर्ण पल्लव। और ये समतापी होते हैं, मतलब वातावरण पर्यावरण के अनुसार अपने शरीर के तापमान को बदल सकते हैं। इनका जो वृषण शरीर से बाहर होता है, जो अंडकोश होता है, वृषण कोश होता है, ये शरीर से बाहर होता है। थीरिया को 2 वर्गों में बांटते हैं, 2 अधोवर्गों में बांटते हैं। पहला अधोवर्ग मेटाथीरिया। मेटाथीरिया में क्या होता है, चलिए जानते हैं। मतलब होता है कि ये अपरिपक्व शिशु को जन्म देते हैं, मतलब ऐसे शिशु को जन्म देते हैं जो ज़्यादा परिपक्व नहीं होते हैं। मतलब बहुत छोटी, मतलब जब समय पूरा नहीं होता उससे पहले शिशु को जन्म देते हैं। और शिशु को जो है अपने मार्सुपियस नामक थैली में बंद कर लेते हैं, वो रख लेते हैं कुछ समय के लिए उस थैली में। जैसे कंगारू जब बच्चे पैदा करता है तो उसका बच्चा में भी 2-3 इंच का होता है और उसे फिर उठा के वह उसका पूरा का पूरा पालन पोषण उसके थैली में होता है, वहीं पे बच्चा क्या होता है उसका बड़ा होता है। एक माई मिस्टेक आप कह सकते हैं कि दूसरा जो मैंने टॉपिक, दूसरा इसका एक अधोवर्ग को 2 अधोवर्गों में बांटते ना, थीरिया को 2 अधोवर्ग में क्या करते हैं, बांटते हैं। इसमें 2 अधोवर्ग था, एक है मेटाथीरिया, दूसरा है यूथीरिया। इसको मैंने जो है इस कंसेप्ट को मैं यहाँ पे नहीं ले पाया, मगर मैं आपको बताता चलूँ, आप नोट करते चलिए और ये सभी लोग नोट कर लेंगे। यूथीरिया ये मैं बता रहा हूँ। यूथीरिया के क्या लक्षण हैं? ये पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं। पहला क्या लक्षण है? पूर्ण विकसित शिशुओं को क्या करते हैं? पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं। और साथ ही साथ नंबर 2, गर्भाशय में भ्रूण का पोषण जरायुज तरह होता है, मतलब ये बच्चे देते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, पूर्ण रूप से क्या होते हैं, विकसित होते हैं यूथीरिया के प्राणी। इसमें आता है कुत्ता, क्या आता है? कुत्ता आ जाता है, बिल्ली आ जाती है, शेर आ जाता है, चीता आ जाता है, व्हेल आ जाती है, बंदर, कपी और मनुष्य। मतलब ये यूथीरिया जो है अधिक से अधिक विकसित जीवों का क्या है, समूह है। इसमें पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं ये, और गर्भाशय पूर्ण जरायुज होते हैं। कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, व्हेल, बंदर, कपी, मनुष्य आदि यूथीरिया के प्राणी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यूथीरिया भी समझ में आया होगा। हालांकि यहाँ मेरी मिस्टेक से ये चीज़ मैं नहीं यहाँ पे डाल पाया। बाकी आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। जानकारी मिली कि नहीं ये भी बताइएगा।
और आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म पर इस पूरे के पूरे सेशन को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने सभी दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करने को ज़रूर कहिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।